Hello everyone. Today in this video we will discuss one case law of Indian Constitution. The name of the case is B.R. Kapoor versus State of Tamil Nadu. 2001 का ये केस है. इस केस के फैक्ट जानने से पहले हम ये देख लेते हैं ये केस में हम डिस्कस क्या करेंगे. इसमें जस्ट ये डिस्कशन किया गया कि जो डायरेक्ट सीएम या मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं अंडर आर्टिकल 164 क्लोज 4 और वो मिनिस्टर या सीएम जो डायरेक्टली नहीं जो वाया कंटेस्टिंग इलेक्शन और उसके बाद जीत के आते हैं, क्या उन दोनों की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन में कोई फ़र्क है या नहीं है, हमें ये डिसाइड करना है. ठीक है, तो इसके फैक्ट ऐसे हैं. इसके अंदर जो जया ललिता है जो तमिलनाडु की सीएम थी, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगते हैं और करप्शन चार्जेस में वो दो डिफरेंट केसेस के अंदर वो कन्विक्ट होती हैं. एक केस के अंदर उनको 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना, और दूसरे केस में उसको 2 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना लगता है. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, फैक्ट याद रखना है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1955 कहता है यदि किसी बंदे को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली हुई है तो वो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो होता क्या इस केस के अंदर जया को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर रखा था. तो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जो डिसीजन था जिसमें उनको सज़ा दी थी 3 साल की और 2 साल की, उसके खिलाफ वो अपील करती हैं हाई कोर्ट के अंदर. अब हाई कोर्ट उनकी जो सेंटेंस था उसको सस्पेंड कर देता है. सेंटेंस को सस्पेंड करके उनको बेल पे रिलीज़ कर देता है. ठीक है, वो बेल पे आ जाती है. जब वो बेल पे आती हैं तो वो अपना नॉमिनेशन फाइल करती हैं टू कंटेस्ट द इलेक्शन. वो 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना नॉमिनेशन डालती हैं. तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज ने उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज़्यादा सज़ा मिली हुई है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते. तो उनका नॉमिनेशन कर दिया कैंसिल. और एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाले ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आप 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन नहीं लड़ सकते. तो एट द एंड उनका जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल हो गया एंड शी डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन एट दैट टाइम. लेकिन जो उनकी पार्टी थी AIDMK वो भारी बहुमत से जीत जाती है और जो भी MLAs थे वो उन्होंने जया को अपना लीडर चुन लिया. और क्योंकि अंडर आर्टिकल 164 क्लोज 4 कोई भी पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड एज ए मिनिस्टर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ. 6 महीने तक वो मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड कर सकता है. ठीक है, तो जो BN कपूर हैं इन्होंने इनकी जो पोजीशन थी सीएम की, इनको चैलेंज किया है कि हाउ सी कैन बी कंटेस्ट इलेक्शन, क्योंकि आर्टिकल 164 में तो लिख दिया कि ये सी कैन बी मिनिस्टर, लेकिन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ये बोलता है कि सी कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन. तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया. ठीक है, अब पहला इशू ये है कि अंडर आर्टिकल 173 जहाँ पर क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 191 उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, ये क्वालिफिकेशन और ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है. तो ये कहते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है. जो बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत के जो आ रहा है, जो मिनिस्टर बन रहा है, और एक बंदा जो डायरेक्ट मिनिस्टर बन रहा है, सीएम बन रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है. जो डायरेक्ट बना और जो कंटेस्ट किया और जीत के आया, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है. मतलब उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे भी वो मिनिस्टर है और यहाँ पे भी मिनिस्टर है. क्या उनकी क्वालिफिकेशन उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या दोनों की सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी, ये हमारा मेन इश्यू है. नेक्स्ट, क्योंकि जो ये हमारे BN कपूर हैं इन्होंने ये बोला था कि आप इनके खिलाफ क्यों वारंट और रिट लगाओ और ये पूछो बाय व्हाट अथॉरिटी सी इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ CM. ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि क्या एक सिटिंग CM के अगेंस्ट क्यों वारंट अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता. नेक्स्ट, कि जो ये CM बनी थी ये 6 महीने के लिए, क्या इसको थोड़ा टाइम के बाद गैप दिला दो, जैसे अब ये CM बन की 6 महीने, जैसे CM 6 महीने पूरे होते हैं इसको, क्योंकि इसकी पोजीशन खाली हो जाएगी, फिर थोड़ा टाइम रुको 1-2 महीना, उसके बाद फिर से 6 महीने तक बढ़ा दो इसको, फिर थोड़ा गैप दो, फिर 6 महीने के लिए इसको कुर्सी दे दो. ऐसे करते करते क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक हमारा इशू है. ठीक है, तो जो जया के साइड के जो एडवोकेट हैं वो बोलते हैं कि हमारी जो CM बनी है वो अंडर आर्टिकल 164 क्लोज 4 बनी है, और जो उसके जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के जो क्राइटेरिया हैं जो अंडर आर्टिकल 173 और 191 में दिए हुए हैं वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे. ये जया साइड के वकील बोल रहे हैं. ठीक है, और नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने इनके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया है एंड दैट इज ए सब्जेक्ट मैटर इन टू द सुप्रीम कोर्ट. और क्योंकि हमारा जो एडवर्सरियल सिस्टम यूज़ करते हैं, जो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो एडवर्सरियल सिस्टम है, उसके अंदर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मानी जाती है. ठीक है, तो आप इस चीज़ को कंसिडर करो
कि ये जो है इनोसेंस है, आप इसको कन्विक्टेड मत मानो। तो अब सुप्रीम कोर्ट अपना रीजनिंग देती है और ये बोलती है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि 164 में जब सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेफर्ड अंडर आर्टिकल 173, 191 एंड 164, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बार हम इनकी रीडिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि व्हाट दीज आर्टिकल सेज। तो आर्टिकल 164 क्लोज 4 सेज ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स, मतलब कोई भी मिनिस्टर वो 6 महीने तक होल्ड कर सकता ऑफिस यदि वो किसी भी सदन का, अब चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, यदि उनमें से दोनों में से यदि किसी का मेंबर नहीं है तो 6 महीने तक ही होल्ड कर सकता है मिनिस्टर की पोजीशन। तो आप वर्ड देखो मिनिस्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल इज़ 173 जो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब कि जो उसका मेंबर बने रहने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, तो ये अंडर आर्टिकल 173 में है, ठीक है। कि वो भारत का सिटीजन हो और उसकी एज कम से कम 25 साल हो, और 25 साल किस केस में हो, असेंबली के लिए, और काउंसिल के लिए 30, और एनी अदर सच क्वालिफिकेशन दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बाय द पार्लियामेंट, इंडिया की होगी पार्लियामेंट तो। एंड नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 191 डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया है इसके। पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है, यदि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है पोजीशन को, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, तो इसका आंसर है नहीं, दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज यदि वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, यदि वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ले, तभी ये ग्राउंड से जिसके कारण उनकी जिसकी मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। लास्ट पॉइंट देखो, इफ़ ही सो डिस्क्वालीफाइड बाय और एनी अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यदि पार्लियामेंट के किसी कानून से यदि वो डिस्क्वालीफाई होता है, क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1955 सेज कि जिसको 2 साल से ज़्यादा सज़ा मिली हुई है वो पर्सन कैनॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, जो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर सकता तो वो मिनिस्टर कैसे बनेगा, नहीं बन सकता ना। तो इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कंबाइंड रीडिंग ली है, कंबाइंड रीडिंग रेड विद अंडर आर्टिकल 164 क्लोज 4 रेड विद आर्टिकल 173 एंड 191, इट सेज कि 191 में जो आरपीए जो एक्ट है, जो क्लोज 4 जो उसका लास्ट क्लोज है, ये बताता है कि आरपीए एक्ट इसको डिस्क्वालीफाई करता है उस फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ दैट हाउस। यदि वो मेंबर ही नहीं है तो मिनिस्टर तो बन ही नहीं सकता। इसीलिए जो यहाँ पे जो मिनिस्टर का जो वर्ड यूज़ किया गया है, उस मिनिस्टर का मतलब वो मेंबर से भी, उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन वो मेंबर के साथ रिलेटेड होगी, ठीक है। क्योंकि यदि वो मेंबर ही नहीं है तो मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि मिनिस्ट्री तो मेंबर बनेगा, और जिसको आप मिनिस्टर बना रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वही होंगी जो मेंबर ऑफ द हाउस की होंगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या इंटरप्रेट किया है, ये बोल रहा है कि अंडर आर्टिकल 173 एंड 191 इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल एज वी रेड विद आर्टिकल 164 क्लोज 4, जो ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो रही है वो, और जो कंटेस्ट करके जो जीत के आ रहे हैं उन दोनों की कंबाइंड रीडिंग ली जाएगी, मतलब दैट हैज़ टू बी रेड विद दिस, क्योंकि कॉन्सोनेंस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है, इट कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन। सो ऑन दिस ग्राउंड सी कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, यदि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती तो मिनिस्टर भी नहीं बन सकती, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये बोला था कि प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्योंकि वो ऑलरेडी ही कन्विक्टेड है, कौन, जयललिता, वो तो हाई कोर्ट में उसने अपील कर रखी है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो उनको जो उनकी इनोसेंस थी वो ख़त्म हो चुकी है। क्यों ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया एक बार, तो आप इस चीज़ का हवाला नहीं ले सकते कि वो इनोसेंस ही मानी जाएगी। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्प्लिट वर्सेस विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल मतलब जो DIM के थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बहुमत से जिन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, तो वो विल ऑफ द पीपल है। माना कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फ्लो यही है कि इट वर्क्स ऑन द नंबर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्प्लिट क्या बोलती है कि हमें क्रिमिनल को हम नहीं चाहते कि क्या बोलते हैं वो एक रूल करे। क्यों, यदि जैसा कि अभी ये बताया कि 6 महीने का जो टाइम मिलता है उनको, कुछ गैप दोगे
फिर 6 महीने के लिए बन जाओगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है, स्पिरिट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो बेसिक स्पिरिट क्या है, वो डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी भी कैसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे इलेक्शन होंगे, जहाँ पे कोई इलेक्शन लड़ेगा, जीत के आएगा, वही पीपल्स विल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि जो डायरेक्टली अपॉइंट होके आ रहा है वो। ठीक है, माना कि वो कर रहा है, लेकिन उसमें भी एक, उसके पीछे भी एक चीज़, बैकग्राउंड में एक चीज़ लिखी हुई है कि 6 महीने के अंदर अंदर ही हैज़ टू बिकम द मेंबर। मेंबर कैसे बनेगा, चाहे तो इलेक्शन लड़ के बने या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू, नॉमिनेशन के थ्रू आए, तो मतलब उसको मेंबर बनना ज़रूरी है। वो ये नहीं है कि वो 6 महीने के बाद थोड़ा गैप लेगा फिर 6 महीने में बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लास्ट में क्या डिसीजन दिया, उनकी जो सीएम की कुर्सी थी उनसे छीन ली, एंड सी और एक चीज़ और बोली उन्होंने कि जो क्यों वारंट की जो रेड पटिशन थी वो अप्लाई हो सकती है अगेंस्ट द सिटिंग सीएम ऑल्सो। ठीक है, तो उनके जो लास्ट जजमेंट ये बीएन कपूर के पक्ष में गया और जयललिता को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट केस। थैंक यू।